तो आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अभियान सक्षम के अंतर्गत हमने जो पाठ्यक्रम शुरू किया है संस्कृत का, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पढ़ा कि जो पद्य भाग है उसके अंदर हमें इस लेसन के बारे में या इस पाठ के बारे में उक्त जो भी है वर्णन वो हमने किया। जो संस्कृत का वर्णन था वो हमने इसको हिंदी में किया और मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आपने प्रश्न अवश्य पूछे होंगे। तो हम आज क्या है, इसके जो पद्य भाग है उसको पूरा करेंगे। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, एक दो श्लोक करते हैं आज। तो आज हम शुरू करते हैं। जो आपके जो श्लोक है वो आपके अलग अलग पुराणों से, अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। जैसा कि हमने पिछले पद्य में पढ़ा था कि इसको ऋग्वेद में भी उक्तियां हैं, इसकी यजुर्वेद में भी उक्तियां हैं और अथर्ववेद में भी उक्तियां इसकी मिल जाती है। तो जब ये शुरू से ही राष्ट्रीय के प्रति जो अवधारणा है जो शुरू से ही हमारे वेदों में मिलती आई है, तो अवश्य ही आगे के लेखकों ने, आगे के पाठकों ने, आगे के जो भी साहित्यकार हैं उन्होंने इसके बारे में अवश्य ही लिखा होगा। तो आगे जो पुराण हैं, पुराणों के अनुरूप जो श्लोक मिले या फिर जो श्लोक है, जो पंक्तियां हैं राष्ट्र के प्रति, वो आज हम पढ़ेंगे। पहला जो आपका श्लोक है उसको शुरू करते हैं। आप शब्दार्थ अपने साथ साथ में लिखते चलें। आपका शब्द भंडार होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और श्लोक को पहचानना भी आपके उसी के ऊपर निर्भर होगा जब आप शब्दार्थ जानेंगे। और अगर आपका जो श्लोक है आपको अच्छी तरीके से आता होगा, आपने उसको परखा होगा, तो आप ये भूलेंगे नहीं अपने पेपरों में। तो हम शुरू करते हैं। पहला, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अब इसमें क्या है, विकी है विष्णु पुराण का। तो इसमें क्या लिखा गया है आप साथ साथ में नोट अवश्य करते चले। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अपने शब्दार्थों को नोट करते चले। उत्तरम यानी कि उत्तर दिशा में, यत समुद्र से, इसको हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे, अर्ध करेंगे। यत यानी कि यत समुद्र से, यानी कि जो समुद्र, यत यानी कि जो, समुद्र से यानी कि समुद्र के। हिमाद्रेश्चैव, हिमाद्री किसको कहा जाता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिमाद्री का अर्थ होता है जहाँ बहुत सारी बर्फ पाई गई हो, यानी कि ये हिमालय का प्रवाची है। तो हिमाद्री यानी कि, अब हम उसको संस्कृत में करेंगे हिमालय, हिमालय का हो गया, तो हम करेंगे इसका हिमालय, हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत के। चैव, और दक्षिणम, दक्षिणम यानी कि दक्षिण दिशा में। वर्षम, वर्षम का अर्थ है, ये जो भारत नाम आया है ना, ये इसी के साथ आया है, भारत वर्ष। तो भारत वर्ष इसका पूरा नाम है। तद भारतम, इसमें तद को अलग कीजिए और भारत है उसको अलग कीजिए, फिर आपको ये समझ आएगा। तद भारतम वर्षम, तो ये तद भारत वर्ष उसका है। तो तद भारतम नाम भारती, नाम उनका नाम, भारती यानी भारतीय, यत्र यानी कि यहाँ, संतति यानी कि संतान या पुत्र। ठीक है, अब हम इसका अन्वय करेंगे। तो अन्वय देखेंगे पहले। अन्वय, पहला अन्वय देखिए, अपनी बुक में ही निकाल लीजिए अगर आपके पास बुक है। तो पहला अन्वय है, अन्वय किसे कहते हैं पहले आप ये जान लीजिए। हम जो श्लोक करते हैं वो थोड़ी सी उसकी जो भाषा होती है वो ऐसे वैसे होती है। पद्य जो होता है, जैसे हम कविताएं लिखते हैं तो कविता हमारी एक लाइन ऊपर होगी, एक लाइन नीचे होगी। हम उसको अलंकारों से, उसको साज सज्जा करके हम प्रस्तुत करते हैं। उसमें अलंकार होते हैं, उसमें उपमाएं होती हैं। तो उन सब चीज़ों को, ताकि हमें ये लाइनें स्पष्ट समझ आ जाए, इसलिए हम श्लोक को तोड़कर उसकी सीधी लाइन बनाते हैं, उसी को अन्वय कहा जाता है। लेकिन ये अन्वय आपके पेपर में नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ आपको अन्वय पढ़ाऊंगी, श्लोकों के मैं आपके शब्दार्थ लिखाऊंगी और साथ साथ में आप अन्वय के सहयोग से इसको करते जाना। और पेपर में आपके अन्वय नहीं आएगा, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ। आपको श्लोक दिया जाएगा, उसी से आपको करना होगा। तो यत समुद्र से, ये आपका अन्वय है।
यत् समुद्रस्य उत्तरं हिमाद्रै च एव दक्षिणं यत्र भारती संतति तद भारतम वर्षम नाम। तो इसकी हिंदी क्या होगी? यत यानी कि जो, समुद्र से, समुद्र की, उत्तरम उत्तर दिशा में, च हिमाद्रै च दक्षिणम हिमालय पर्वत की, और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, ठीक है। यत समुद्र से उत्तरम हिमाद्रै च एव दक्षिणम। अब इसमें लिखा तो इतना ही गया है कि जो समुद्र की उत्तर भाग में हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में, और अब ये जो भूभाग है वो हमें समझना है, हमें अपने विचार से यहाँ पे स्थापित करना है कि जो भूभाग है, यत्र भारती संतति, जहाँ भारतीय जो भारतीय ये भारतीय है, भारतीय का द्योतक है, इसका प्रतीक है। जो भारतीय अर्थात जो पुत्र है, जो इस भारत की संतान है, तद वर्ष जो यहाँ भारत की संतान है, तद भारतम वर्षम नामः, वही भारत देश है, उसी का भारत वर्ष नाम है। ठीक है, अब वापस समझ लीजिए एक बार फिर से। यत समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र के उत्तरी दिशा में, हिमाद्रै च एव दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, यत्र भारतीय संतति, जहाँ भारतीय रहते हैं या भारत की संतान रहती है, जो भारतीय है, तद भारत वर्षम नाम है, उसका भारत देश नाम है, भारत वर्ष नाम है, भारत नाम है, भारत देश है। ठीक है, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आप श्लोक को लिखना कैसे है। पहले आप श्लोक लिखेंगे, जो आपको श्लोक दिया हुआ होगा पहले से, उसकी आप उसका पहले प्रसंग लिखेंगे। सॉरी, पहले आप उसका प्रसंग लिखेंगे। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका श्लोक है, जिस चीज से उद्धृत है, यानी कि जिस चीज से भी, किसी भी पाठ्य पुस्तक से या फिर पहले पाठ्य पुस्तक का नाम आएगा कि यह पद्य या फिर प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के, ठीक है, पहले पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आपका कौन से अध्याय से ये आया है, उस अध्याय का नाम लिखेंगे। स्पंदना के, जैसे स्वराष्ट्रीय गौरवम पाठ से उद्धृत है, उद्धृत यानी कि लिया गया है। आप स्पष्ट हिंदी यूज करेंगे या स्पष्ट हिंदी का उपयोग करेंगे, तब जो आपका जो लिखा हुआ है वो अत्यधिक रोचक लगेगा और आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो उद्धृत है। फिर आपको लिखना है कि जो श्लोक दिया गया है वो मतलब ठीक है, पाठ्य पुस्तक से आपने लिख दिया और उसका नाम लिख दिया। अब इस श्लोक के बारे में लिखना है कि किस बारे में दिया गया है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता आपको लिखनी होगी, आपको इसकी विशेषता लिखनी होगी। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि विष्णु पुराण से संकलित है, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। तो हम इसको एक ये डाल देंगे, ये लाइन कि यह पद्य विष्णु पुराण से संकलित है। ठीक है, फिर उस श्लोक में क्या है, इस श्लोक में ये है, इस श्लोक में इतना ही तो है कि भारत की भौगोलिक जो स्थिति है उसका वर्णन दिया गया है। तो हम अगली लाइन यही लिखेंगे कि इसमें भारत की भौगोलिक दृष्टि जो फिर भौगोलिक जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। आपके जो प्रसंग है उसमें 3 लाइनें तो अवश्य ही होनी चाहिए, उससे अधिक 5 से या फिर 4 से अधिक आपकी लाइनें प्रसंग में नहीं होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इसकी हिंदी अनुवाद लिखनी है आपको, जो हमने अभी की। पहले आप जो ये श्लोक है उसकी हिंदी अनुवाद करेंगे, उसका अन्वय आप मतलब अपने दिमाग में याद करेंगे, उसके बाद आप उसका हिंदी में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फिर हो गया, इसका हिंदी अनुवाद हो गया। उसके बाद जो आपको सब प्रसंग वो जो व्याख्या है वो लिखनी ये है कि उसकी व्याख्या करनी होगी आपको। जैसे मतलब कि हमने जो अभी लिखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये इसमें है उसको मतलब भौगोलिक
स्थिति का इसका वर्णन किया गया है। आप वो व्याख्या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मतलब इस लेसन में आप क्या समझाना चाहते हैं, वो जो समझाइश है वो उसको आप लिखेंगे सप्रसंग में, ठीक है। या फिर संस्कृत व्याख्या है उसमें लिखेंगे। आपको मेन क्या करना है, पहले आपका आ गया अन्वय, आपको नहीं करना है, पहले आपका आ गया प्रसंग, उसके बाद हिंदी अनुवाद, उसके बाद आपको विशेष लिखना है। ये 3 आपको अवश्य ही करने हैं, बाकी आपको नहीं करना। ओके सॉरी, आपको ये 3 करने हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया प्रसंग, दूसरा हो गया हिंदी अनुवाद, तीसरा हो गया विशेष। अब विशेष में आपको क्या लिखना है, विशेष में आपको 3 लाइनें अवश्य ही लिखनी है, ठीक है। 5 से आप ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर 5 से आपने ऊपर लिखी तो नंबर कट सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। 5 से ऊपर आप लाइनें नहीं लिखेंगे। तो बता दिया मैंने। अब इसकी विशेषता, विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे कि पहला तो इसमें ये पहले तो विष्णु पुराण से लिया गया, आप विशेष में यही लिख दीजिए। दूसरा आप लिखेंगे कि इसमें भौगोलिक जो स्वरूप है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। और तीसरा आप लिख दीजिए इसमें भारत देश का पौराणिक महत्व दिखाया गया है। अब जिस श्लोक में आपको उपमाएं और बताई हुई होती हैं कि इसमें अलंकार ये है, इसमें ये है, तो आप उसका विशेष लिखिए, यानी कि इस श्लोक में आपको क्या विशेषता दिखती है, इस श्लोक में आपको ऐसा क्या दिखता है कि जिसकी वजह से ये श्लोक आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो आप उसी लाइनों को शुद्ध हिंदी में, याद रखिएगा, शुद्ध हिंदी में आप वहाँ लिखेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी 10वीं में तो उनके संस्कृत है ही, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अंग्रेज़ी करते हैं तो आपको हिंदी भी आनी अवश्य होती है। अगर आपको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, संस्कृत बोलने में दिक्कत होती है, तो आप उसका जोर जोर से उच्चारण कीजिए, भले ही आप धीरे बोलते हो, ठीक है। तो हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरा श्लोक कर लेते हैं। दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या है, पहले शब्दार्थ लिख लेंगे हम, इसको आराम से पहले श्लोक को पढ़ेंगे। हिमालयात समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अब ये जो श्लोक है ये बृहस्पत्यागम से लिया गया है। जो बृहस्पत्यागम है ना, उससे लिया गया है। ये भी एक पुराण है, तो इसी से ये लिया गया है। अब हिमालयात, हिमालयात यानी कि हिमालय से, समारभ्यम, समारभ्यम इसका अर्थ है, समारभ्यम का जो आप साथ साथ में अवश्य जो शब्दार्थ में आपको बता रही हूँ वो अवश्य लिखते जाएं। समारभ्यम का अर्थ है, जो समारभ्यम है उसका अर्थ है जो इसका भूभाग, ठीक है। तो हिमालयात समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम। अब यावदिन्दु सरोवरम, इसको हमें विभक्त करना होगा। यावद यानी यावत अलग होगा, इंदु सरोवरम में इंदु सरोवर अलग होगा। अब इंदु सरोवर क्या है, इंदु सरोवर का अर्थ है हिंद महासागर। संस्कृत में हिंद महासागर को इंदु सरोवर कहा जाता है। तो हिमालय समारभ्य यावद इंदु सरोवरम यानी यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम, देव निर्मितम, देव निर्मितम का अर्थ है देवों द्वारा निर्मित, देशम देश यानी राष्ट्र, हिंदुस्थानम, हिंदुस्थानम यानी कि हिंदुस्तान या भारत, प्रचक्षते यानी कि कहा जाता है। प्रचक्षते को हम शुद्ध संस्कृत में या फिर थोड़ा सा सरल संस्कृत में इसको हम कथ्यते भी कह सकते हैं। प्रचक्षते यानी कि कहा जाता है। तो अब हम इसका अन्वय भी देखेंगे साथ साथ में। ये रहा नंबर 2, अन्वय नंबर 2। हिमालयात समारभ्यम इंदु सरोवरम यावत यह देश स्थित, यानी कि जो देश स्थित है, देव निर्मितम
तम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। अन्वय सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि आपको श्लोक अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये मत समझना कि जो श्लोक ये जो पेपर में है वो अन्वय आएगा, ठीक है। हिमालयात, हिमालय से समारभ्यम भूभाग, हिमालय से जो भूभाग, इंदु सरोवरम हिंद महासागर, साथ साथ में आप लिखते जाएंगे हिंद महासागर, यावत तक का यह देश स्थित, या फिर वो जो वहाँ पे जो भूभाग है, वहाँ जो भूभाग है यानी हिमालय से लेकर, हिमालय से जो इंदु सरोवर तक का या हिंद महासागर से तक का जो भूभाग है, देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, देव निर्मितम यानी देवताओं द्वारा निर्मित, तम देशम, उस, तम यानी कि उस, देशम यानी देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है, ठीक है। हो गया। क्या है? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, वह जो भूभाग है, ठीक है, देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। हो गया। और इसमें विशेष क्या है? प्रसंग आपको मैंने बताया कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पुस्तक का नाम है स्पंदना के, जो आपके अध्याय का नाम है स्पंदना के स्वराष्ट्रीय गौरवम से लिया गया है या फिर से उद्धृत है। फिर है कि आपका ये जो मतलब इसकी क्या विशेषता थी कि ये बृहस्पति जो है उस पुराण से लिया गया है, जो बृहस्पत्यागम है उससे लिया गया है। तो आप दूसरा ये लिखेंगे कि यह पद्य मूलतः बृहस्पत्यागम से संकलित है। और तीसरी लाइन आपकी ये होगी, जिस इसमें क्या आपको उसके बारे में बताया गया है, वो आपकी तीसरी लाइन होगी। आपको बताया गया इस पद्य में भारत देश के जो अन्य नाम की जो मतलब भौगोलिक, इसमें भारत देश का जो दूसरा नाम है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। तो ये आपकी जो आपका तीसरा पॉइंट है ये होगा। फिर आपको क्या लिखना है? फिर अब इसका जो विशेष है वो आपको बताना है। विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में एक तो आप लिखेंगे यहाँ हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति का या भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया गया है, ये उसे प्रकट किया गया है, और इसके नामकरण के साथ इसको दर्शाया गया है। हिंदुस्तान का नया जो नाम है उसको दर्शाया गया है। ये इतना ही विशेष करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज आपके 2 श्लोक हो गए। कल हम तीसरा श्लोक करेंगे और चौथा श्लोक करेंगे। मैं आपको रोज 2 श्लोक ही करवाऊंगी इस लेसन के, ताकि ज़्यादा आपके ऊपर जोर ना पड़े और आपको धीरे धीरे करते आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। मैंने जो भी करवाया है उसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसको उच्चारण करेंगे। आप जोर जोर से उसको बोलिए, इन लाइनों को बोलिए, ताकि आपसे जो आप जैसा बोलेंगे आप वैसा ही लिख पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर संस्कृत आपको लिखनी है तो आप उससे पहले उसको बोलिए, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं, जैसा आप उच्चारण करते हैं, आप वैसा ही लिखते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगला जो श्लोक है तीसरा उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे अगले श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी प्रश्न है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछिए, क्योंकि जो अगर आपके अंदर क्वेश्चन होते हैं और अगर आप पूछते नहीं हैं, हिचकिचाते हैं, तो आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप पूछिए, और अगर आपको कुछ और अपना सुझाव देना है कि आप किस तरह से इस वीडियो को बनाइए, तो आप वो सुझाव भी अवश्य दे सकते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अभियान सक्षम को आप अटेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।